हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के संसद भवन का नया परिसर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी बेंगलुरु। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी सरकार बोली 67,000 शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में कहा नए पात्र अभ्यर्थियों को भी भर्ती करेंगे। यूपी सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। सरकार ने बताया है कि 2020 में नियुक्त 67,867 शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नई मेरिट लिस्ट में कुछ नए कैंडिडेट्स पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें खाली पड़े पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। सरकार ने सुबह करीब 11 बजे कोर्ट से यह भी कहा कि यह फैसला सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती के इस मामले तक सीमित रहेगा और इसे भविष्य की किसी दूसरी भर्ती के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 9,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपनी पात्रता का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सरकार ने कहा है कि उन्हें नियमों के तहत नौकरी दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर यूपी में अभ्यर्थियों ने कई बार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 2019 में बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा करवाई थी। इसका नोटिफिकेशन 2018 में जारी हुआ था और इसी भर्ती में ओबीसी कैटेगरी में टोटल 18,598 सीटें थी, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट्स को सिर्फ 2,637 सीटें ही दी गई। पेपर लीक बिल पर चर्चा करने को विपक्ष तैयार, वोटिंग होगी। लोकसभा स्पीकर बिरला ने नेताओं को मनाया। हंगामे के कारण 4 बार स्थगित हुई संसद। पब्लिक एग्जामिनेशन यानी अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल 2026 को लेकर संसद में हंगामा खत्म होने की उम्मीद है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विपक्ष मंगलवार को इस पर चर्चा शुरू करने के लिए सहमत हो गया है। स्पीकर ओम बिरला ने पार्टियों के नेताओं से बातचीत की, जिसके बाद सरकार और विपक्ष दोनों ही 28 जुलाई को बिल पर चर्चा करने और वोटिंग के लिए तैयार हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार दोपहर 12 बजे से बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। इससे पहले सोमवार को लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया गया। हालांकि विपक्ष के हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष छात्रों पर नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें। इस वजह से लोकसभा की कार्यवाही दिन में 4 बार स्थगित हुई। जब भी कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसद वेल में बैनर लेकर पहुंच जाते और नारेबाजी करने लगते। सुप्रीम कोर्ट बोला प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बरता सही नहीं, आंदोलन एक संवैधानिक अधिकार है, प्रोटोकॉल तय हो, पुलिस से मारपीट भी चिंताजनक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। केवल प्रदर्शन या आंदोलन होने के आधार पर पुलिस की बर्बरता या सख्ती को सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इसके साथ ही कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले होना उतनी ही चिंता की बात है और सरकार से इस पर जवाब मांगा जा सकता है। अब कोर्ट मंगलवार को इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में आरोप है कि नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने ज्यादती की। ये याचिकाएं 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संसद मार्च से जुड़ी हैं। नीट केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई टली। सीबीआई की तरफ से कोई वकील नहीं पहुंचा। पीएम ने 23 जुलाई को किया था इसका ऐलान। नीट पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले ही दिन सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोई सरकारी वकील मौजूद नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को सीबीआई का पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 3 अगस्त तक टाल दी। आरोपियों की ओर से वकील एपी सिंह पेश हुए थे। यह पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत बनी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई थी। अब नीट पेपर लीक से जुड़े हुए सभी मामलों की सुनवाई इसी कोर्ट में होगी। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को पेपर लीक मामले को लेकर अपने पहले सोशल मीडिया पोस्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की घोषणा की थी। 23 जुलाई और 26 जुलाई को पीएम ने सोशल मीडिया पर 2 वीडियो मैसेज जारी किए थे। दोनों में उन्होंने कहा था कि दोषियों पर कार्रवाई के लिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए हैं।
सीजेपी की दोबारा आंदोलन की चेतावनी, बोली सरकार ने समझौता तोड़ा। सौरभ दास ने कहा, देश भर में सैकड़ों छात्र अरेस्ट, झूठे मुकदमे में फंसाया, हम इनके साथ हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी और गिरफ्तार छात्रों को राहत नहीं मिली तो वो फिर से आंदोलन शुरू करेगी। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने आरोप लगाया कि सरकार ने समझौता तोड़ा है। बिहार और पश्चिम बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर झूठे मुकदमों में फंसाया गया। दिल्ली में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी नेता आशुतोष रांका, सौरभ दास के साथ एडवोकेट कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मेरा रोल इस पार्टी के कानूनी मसलों में मदद करना है और सीजेपी ने कहा कि हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके जरिए पीड़ित छात्र अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। वे केस इन्फॉर्मेशन और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। इससे पहले दिन सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर लिखा था कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में छात्रों और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पार्टी का कहना है कि उसने देशव्यापी आंदोलन केंद्र सरकार के इस आश्वासन पर स्थगित किया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। सीजेपी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार अपने वादे से पीछे हटती है तो ये लाखों युवाओं के विश्वास के साथ धोखा होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, एसआईटी में सीए भी शामिल करो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की 2 हफ्ते में जांच रिपोर्ट दो। आरोपी और 14 दिन की जेल में रहेंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सोमवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि नई एसआईटी बना दी गई है। आईजी किरण एस इसे लीड कर रहे हैं। टीम में एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी, एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी और एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या चोरी की जांच कर रही एसआईटी की इस नई टीम को हर चीज का एक्सेस होगा। इस पर तुषार मेहता ने हामी भरी। दोपहर करीब 3:30 बजे सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हम इस जांच को बंद नहीं कर रहे हैं। चोरी के इस मामले में और भी सुधार के कदम उठाने होंगे। एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करिए। ऑडिटर वित्तीय अपराधों का पता लगाने के लिए खातों और रिकॉर्ड्स की जांच करेगा। चांदी 2050 रुपए बढ़कर 2,25,000 रुपए पर पहुंची। सोना 751 रुपए महंगा होकर 1,45,000 रुपए का 10 ग्राम हुआ। इस साल 1.60 लाख रुपए तक जा सकता है। सोने चांदी की कीमतों में 27 जुलाई को बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 1 किलो चांदी 2,050 रुपए बढ़कर 2,25,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 751 रुपए चढ़कर 1,45,000 रुपए पर पहुंच गया है। इस साल सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला और सोना 2026 में अब तक 12,000 रुपये महंगा हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपये के ऊपर था, जो कि अब 1,45,000 रुपये पहुंच गया है। पीओके में विधानसभा चुनाव का पहला चरण, नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई। 2 महीने से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मतदाता इस बार वोटिंग करने नहीं जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल हैं जिनमें वोटिंग सेंटर पर सिर्फ कर्मचारी ही नजर आ रहे हैं, जबकि वोटिंग के लिए वहां कोई मौजूद नहीं है। दरअसल पीओके में पिछले 2 महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन, हिंसा, गिरफ्तारियां और सरकारी कार्रवाई जारी है। ये विवाद उन 12 विधानसभा सीटों को लेकर है जो भारत के जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाकर बसे शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई और विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही जेएसी ने चुनाव में बहिष्कार का फैसला किया है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने पीओके का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई है। ट्रंप बोले, अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। ईरान को फिर दी धमकी, खार्ग आइलैंड पर अटैक की एआई तस्वीर शेयर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका के हथियार खत्म नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार हैं, जरूरत से भी ज्यादा हैं। ट्रंप का ये बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया जिसमें कहा गया था कि ईरान के साथ लगातार टकराव की वजह से अमेरिका के पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार घट रहा है। बयान के तुरंत बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कई एआई तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर में ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर हवाई हमला दिखाया गया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, स्ट्राइक ऑन खार्ग। इसके बाद और कुछ एआई तस्वीरें भी पोस्ट की गई जिनमें एक ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिकी झंडा नजर आ रहा है। एक दूसरी तस्वीर में जहाज को उड़ता हुआ दिखाया गया जिसके साथ लिखा है, नो मोर इंजन्स। हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम पास में फर्जीवाड़ा, 80 संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिली। मोबाइल नंबर को ही आईडी बनाया। मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर।
अयोध्या राम मंदिर के बाद हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध माता चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए जारी किए जाने वाले सुगम पास में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मंदिर ट्रस्ट की प्रारंभिक जांच में 19 जुलाई 2026 को 80 ट्रांजैक्शन संदिग्ध पाए गए। इन ट्रांजैक्शंस का पैसा मंदिर ट्रस्ट के खाते में नहीं पहुंचा। इसके बाद मंदिर अधिकारी संजीव कुमार ने चिंतपूर्णी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं को माई दास सदन से निर्धारित सॉफ्टवेयर के जरिए सुगम पास जारी किए जाते हैं। 19 जुलाई के लेन देन की जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। मंदिर ट्रस्ट की जांच में पाया गया कि 80 सुगम पासों में भुगतान का माध्यम क्यूआर कोड दर्शाया गया, लेकिन संदिग्ध राशि मंदिर ट्रस्ट के खाते में जमा नहीं हुई और कई मामलों में ट्रांजैक्शन आईडी और मोबाइल नंबर एक ही दर्ज मिले, जबकि वास्तविक क्यूआर कोड भुगतान में ऐसा तकनीकी रूप से संभव नहीं होता। इसी आधार पर इन लेन देनों को संदिग्ध माना जा रहा है। गडकरी बोले, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में मेरा कोई रोल नहीं। ये पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा डीप फेक वीडियो पर मेटा एक्स पर करेंगे केस, कोर्ट की मंजूरी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में उनका कोई रोल नहीं है। ये दोनों प्रोजेक्ट पूरी तरह से केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हैं। दरअसल मेटा प्लेटफॉर्म्स एक्स और गूगल पर एथेनॉल मामले में गडकरी के कई सारे एआई जनरेटेड डीपफेक वीडियो वायरल हो रहे हैं। गडकरी ने याचिका में कहा है कि इन वीडियो में उन्हें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ईबीपी प्रोग्राम और E20 पहल से गलत तरीके से जुड़ा गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिजिटल कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दे दी है। अब गडकरी मेटा प्लेटफॉर्म्स एक्स और गूगल कंपनी के खिलाफ सिविल सूट दायर कर सकते हैं। भारत में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के इस मिश्रण E20 का विरोध हो रहा है। खासकर 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के मालिक परेशान हैं। उनका दावा है कि इस फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया है और इंजन के पार्ट्स जल्दी खराब हो जा रहे हैं। सोनम वांगचुक अस्पताल से डिस्चार्ज होकर राजघाट पहुंचे, बापू को श्रद्धांजलि दी। बोले, हिंसा से मामला बिगड़ता, इसलिए समय से पहले अनशन खत्म किया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक डिस्चार्ज हो गए। दरअसल दोपहर 1:45 पर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो अपनी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि के साथ दिल्ली के राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत में सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं देश को बताना चाहता हूं कि बापू का दिखाया गया रास्ता आज भी उतना ही सही और प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था। शांतिपूर्ण आंदोलन के कारण हमारी जीत हुई है। हिंसा होती तो मामला बिगड़ सकता था, इसलिए मैंने समय से पहले अनशन खत्म किया। संसद मार्च में आरएएफ जवान ने पैलेट गन चलाई, 7 में से 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे। सीआरपीएफ की जांच में हुआ खुलासा। दिल्ली में 20 जुलाई को हुए संसद चलो मार्च के दौरान आरएएफ के एक जवान ने अपनी पैलेट गन से कुल 7 राउंड फायर किए थे। सीआरपीएफ की शुरुआती जांच में सामने आया कि इनमें से 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे, जबकि 2 जमीन पर लगे। ये जानकारी मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से सामने आई है। जानकारी की जांच के मुताबिक जवान की तैनाती कनॉट प्लेस इलाके में थी। सूत्रों का कहना है कि फायरिंग उस समय की गई जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और पथराव शुरू कर दिया था। इससे पहले सीआरपीएफ ने जांच की कि कार्रवाई के दौरान आरएएफ कर्मियों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था या नहीं। इस घटना में कम से कम 3 लोग पैलेट गन से घायल हुए थे और इसमें गुरुग्राम में काम करने वाले 25 वर्षीय इरशाद शेख, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 19 वर्षीय छात्र साहिल लोछाब और एक मैगजीन के 28 वर्षीय पत्रकार शामिल हैं। तीनों का अस्पताल में इलाज कराया गया। सूत्रों के मुताबिक आरएएफ कर्मचारियों की लॉग एंट्री की जांच के दौरान पता चला कि कुल 7 पैलेट राउंड चलाए गए थे और इसमें से 5 प्रदर्शनकारियों को लगे और 2 जमीन पर लगे थे। पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन के लिए फांसी की मांग, सजा 31 जुलाई को सुनाई जाएगी। 2020 दिल्ली दंगों में आईबी अफसर की हत्या का मामला। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों के लिए दिल्ली पुलिस ने फांसी की सजा की मांग की है। दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट में सजा पर बहस हुई है और पुलिस ने दलील दी है कि अपराधियों ने बेहद क्रूर और जघन्य तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया और ये इन लोगों की सोची समझी साजिश थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि इस मामले में मौत की सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि 91 गवाहों की जांच के बाद कोर्ट ने 11 आरोपियों में से सिर्फ 6 को दोषी ठहराया। कोर्ट ने अब सजा सुनाने के लिए 31 जुलाई की तारीख दी है। वहीं कड़कड़नुमा कोर्ट ने 13 जुलाई को ताहिर हुसैन, नाजीम, काशिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दंगा, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का दोषी ठहराया था। वहीं 11 आरोपियों में से 6 को बरी कर दिया गया था।
पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजे जाएंगे नोटिस। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियों पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर सकती है और इन नोटिस के जरिए पुलिस आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स को हटाने की मांग करेगी। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान उनके द्वारा अपलोड किए गए कंटेंट की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के बाद अभद्र प्रकृति वाली पोस्ट को हटाने के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजे जाएंगे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के कंटेंट की पहचान करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या कोई कंटेंट किसी कानून का उल्लंघन करता है या फिर उससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। भारत बना मेडिकल टूरिज्म का हब। 16 साल में विदेशी मरीज 4.5 गुना बढ़े। 1.5 लाख करोड़ रुपए का होगा बाजार। भारत अब सिर्फ सस्ते इलाज का ठिकाना नहीं बल्कि मेडिकल टूरिज्म का बड़ा वैश्विक केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। 2009 में जहां 1,12,000 विदेशी मरीज इलाज के लिए भारत आए थे, वहीं 2025 में ये संख्या बढ़कर 5.07 लाख हो गई। यानी कि 16 साल में विदेशी मरीजों की संख्या करीब 4.5 गुना बढ़ गई है और इनमें बांग्लादेश, इराक, उज्बेकिस्तान, सोमालिया, ओमान और केन्या से बड़ी संख्या में मरीज भारत पहुंचे। भारत का मेडिकल टूरिज्म बाजार 2025 में 84,000 करोड़ रुपए था। अनुमान है कि 2030 तक ये बढ़कर 1,56,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस बढ़त की वजह सिर्फ कम खर्चा नहीं है, इसकी सब बड़ी वजह भारत में विशेषज्ञ डॉक्टर्स का जल्दी मिल जाना है। इसके अलावा जांच रिपोर्ट्स का तुरंत आना और इलाज का खर्चा पहले से तय हो जाना भी विदेशी मरीजों को लुभा रहा है। अमेरिका में जिस इलाज पर 15,000 रुपए खर्च होते हैं, वहीं भारत में 1,000 से 2,000 रुपए में संभव है। नीदरलैंड्स में दांतों के सामान्य इलाज पर 16,000 रुपए ज्यादा लगते हैं, जबकि लखनऊ में यही इलाज 3,000 रुपए में हो जाता है। धर्मेंद्र प्रधान बोले, स्ट्रीट फाइटर हूं। इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था, ऐसा होता रहता है। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे और संसद परिसर में प्रधान के पहुंचते ही भाजपा और एनडीए सांसदों की भीड़ उनका स्वागत करने पहुंची। विपक्षी सांसदों ने भी उनसे मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक विपक्षी सांसद ने तंज कसा, ये पहली बार है जब किसी मंत्री ने आरोप का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी कहा कि ऐसा होता रहता है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, एसी कमरों में बैठने वाला एक्टिविस्ट नहीं। प्रधान ने 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए 36 दिन तक जंतर मंतर पर धरना दिया था। प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी की विक्ट्री पार्टी। सौरभ दास लड़की ब्यूटीफुल गाने पर नाचे। भाजपा सांसद की आलोचना पर जवाब, ये जेनजेड का स्टाइल है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी की विक्ट्री पार्टी के कई वीडियो सामने आए। दावा किया जा रहा है कि एक होटल में सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका और अन्य छात्र इकट्ठा हुए। उन्होंने जमकर डांस किया। इन वीडियो पर अंग्रेजी में रेजिग्नेशन पार्टी, इस्तीफा पार्टी लिखा हुआ है। सौरभ दास भी डांस करते नजर आए। एक वीडियो में स्टूडेंट लड़की ब्यूटीफुल गाने पर डांस कर रही हैं। वहीं बता दें कि भाजपा के राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने सवाल उठाए। इस पर सौरभ दास ने इस पर लिखा, ये आज की पीढ़ी और जेनजेड का स्टाइल है। दुबई मुंबई इंडिगो फ्लाइट की राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग। कार्गो कंपार्टमेंट में धुआं निकलने पर पायलट ने प्लेन उतारा। सभी 194 पैसेंजर क्रू सुरक्षित। दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो की फ्लाइट IGO 1452 की राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने विमान के कार्गो कंपार्टमेंट से धुआं निकलते देखा था। इसके बाद राजकोट एयरपोर्ट को इमरजेंसी की सूचना देकर फ्लाइट को राजकोट में लैंड कराया गया। इंडिगो की फ्लाइट में पायलट, क्रू समेत 194 यात्री सवार थे। एयरपोर्ट के अफसरों के अनुसार फ्लाइट में सवार सभी पैसेंजर और क्रू को सुरक्षित उतार लिया गया है। खबर है कि सभी को दूसरे प्लेन से शाम के 7 बजे मुंबई रवाना किया जाएगा और राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलते ही राजकोट नगर निगम के 2 फायर ब्रिगेड वाहन और 2 एम्बुलेंस तुरंत एयरपोर्ट पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड कर्मी और डॉक्टर तैनात थे। CISF और हवाई अड्डा पुलिस समेत अन्य कर्मचारी भी वहां पहुंच गए। पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगी रोडवेज बसें। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नाम से शुरू हुई सेवा। 1 घंटे 45 मिनट का सफर।
लखनऊ और कानपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर बसों का संचालन शुरू कर दिया है और इन बसों को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है। शुरुआत में बसें आलमबाग बस टर्मिनल से संचालित हो रही हैं और रोडवेज के लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर बस सेवा की शुरुआत सोमवार से की गई है। पहली बस सुबह 7 बजे और दूसरी सुबह 8 बजे आलमबाग बस टर्मिनल से रवाना हुई और यात्रियों की सुविधा के लिए सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक बसों का संचालन किया जाएगा। शुरुआती संचालन के बाद यात्रियों की संख्या और मांग को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। कृष्णा अल्लावरू समेत 12 कांग्रेसियों पर दर्ज करवाई गई एफआईआर। पटना में भाजपा कांग्रेस टकराव, पुलिस पर लगाए पक्षपात के आरोप। कांग्रेस बोली जरूरत पड़ी तो न्यायालय जाएंगे। पटना में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले थे। बीजेपी नेता कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसे लेकर भाजपा ने बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू समेत कांग्रेस के 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी पाटलिपुत्र थाने में आवेदन दिया गया था, मगर रिसीविंग मिलने के बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिसके बाद कांग्रेस में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और कांग्रेस नेता करुणा सागर ने कहा कि बीजेपी के भाड़े के गुंडों ने सदाकत आश्रम पर हमला किया था और उल्टा हमारे ऊपर ही अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर दर्ज करा दिया। हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने बचाव के लिए डंडे उठाए थे। कांग्रेस नेता कृष्णा सागर ने कहा कि 20 जुलाई को जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस की बर्बरता देखने को मिली थी, उसके खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पार्लियामेंट में आवाज उठाने की कोशिश उन्होंने की थी, मगर उन्हें वहां बोलने नहीं दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री के आवास के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहां से भी शीर्ष नेताओं को घसीट कर ले जाया गया। फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने घोषणा की कि भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की आशंका, 47 लाख सीएसआर के नाम पर खपाने का आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिले सबूत। खबर है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी की साल 2021 की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच अब मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंच गई है। पूर्व पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के खिलाफ चल रही जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी वित्तीय लेन देन की पड़ताल शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का दायरा 500 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। आरोप है कि डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत अन्य प्रशासनिक पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों से करोड़ों रुपए की वसूली की गई। वहीं सीबीआई की अब तक की जांच में 47 लाख रुपए की कथित मनी लॉन्ड्रिंग और करीब 1.3 करोड़ रुपए की वसूली से जुड़े सबूत मिलने का दावा किया गया और जांच के मुताबिक रकम का कुछ हिस्सा कैश लिया गया, जबकि बाकी राशि परिवार के नियंत्रण वाली संस्था के जरिए सीएसआर दान के नाम पर खपाई गई। सौरभ चंद्राकर के खिलाफ दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी, महादेव ऐप के मास्टरमाइंड के प्रत्यर्पण की तैयारी तेज। इस बार ईडी ने जारी कराया वारंट। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के कथित प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की प्रक्रिया में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक और बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने ओमान से उसके प्रत्यर्पण के लिए स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से फिर से ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी कराया है। वारंट जारी होने के बाद प्रत्यर्पण से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर भारत के हाई कमीशन को भेज दिए गए हैं। ईडी के विशेष लोक अभियोजक सौरभ पांडे ने बताया कि एजेंसी को सूचना मिली थी कि सौरभ चंद्राकर दुबई में है। इसी आधार पर स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी कराया गया था और प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक दस्तावेज दुबई भेजे गए थे। अनाज भंडारण में पंजाब हरियाणा से आगे निकला एमपी, 35 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज क्षमता के साथ टॉप 5 पर। देश की भंडारण क्षमता में 63% हिस्सेदारी। देश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन के लिए पहचाने जाने वाला मध्य प्रदेश अब सरकारी खाद्यान्न भंडारण क्षमता में भी अग्रणी राज्यों की कतार में पहुंच गया है। संसद में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 34.94 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भंडारण की क्षमता उपलब्ध है और इस क्षमता के आधार पर मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। खास बात यह है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना और ओडिशा जैसे बड़े कृषि उपभोक्ता राज्य भी भंडारण क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश से पीछे हैं। राज्यसभा में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से दिए गए लिखित उत्तर में ये जानकारी सामने आई है। मूंग खरीदी पर केंद्र और एमपी सरकार आमने सामने। देश का 87% कोटा एमपी से, फिर भी प्रदेश में सिर्फ 2% खरीद हुई। लेटर वॉर छिड़ा।
मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन, हरदा और आसपास के जिलों में किसान समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होने से नाराज हैं। इसी बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि प्रदेश को देश में सबसे अधिक मूंग खरीदी का कोटा पहले ही दिया जा चुका है और इसके बावजूद राज्य सरकार अब तक स्वीकृत मात्रा का महज 2% ही खरीद सकी है। ऐसे में पहले स्वीकृत लक्ष्य पूरा करने के बाद ही अतिरिक्त कोटे पर विचार किया जाएगा। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भेजे गए पत्र में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि मुख्यमंत्री ने 21 मई 2026 के अपने लेटर के माध्यम से मूंग खरीदी की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध दिया था। इसके जवाब में केंद्र ने खरीद के नियमों और प्रदेश की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की है। हमारी मूंग खरीद लो, रोते किसान ने एसपी के पैर पकड़े। बैरिकेडिंग तोड़ भोपाल की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी। नर्मदा ब्रिज से पहले फिर रोके गए। मूंग की 100% खरीदी और खाद्य वितरण के लिए ई टोकन व्यवस्था की मांग को लेकर भोपाल कूच कर रहे किसानों ने नर्मदापुरम में पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है। नर्मदा ब्रिज पर पुलिस से आमना सामना होने के बीच एक किसान रोते हुए एसपी के पैरों में गिर पड़े। एसपी साई कृष्णा एस थोटा ने उन्हें उठाकर गले लगाया। किसान बार बार कहते दिख रहा है कि हमारी बात मान लो, मूंग खरीद लो। इस बीच क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर सिंह राजपूत को रिहा कर दिया गया, जबकि 40 किसान नेता अब भी हिरासत या नजरबंद हैं। आरपीएससी का सिक्योरिटी सिस्टम होगा और मजबूत। कलर कोडेड आई कार्ड से होगी पहचान। बिना अनुमति के पास के परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी कार्यालय परिसर में सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। यहां प्रवेश के लिए पास बनाना सभी के लिए जरूरी कर दिया गया है। परिसर में अफसरों की बिना अनुमति व बाहर बने काउंटर से पास लिए बिना कोई भी परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके साथ ही आरपीएससी अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह की पहल पर सुरक्षा को लेकर नवाचार किया जा रहा है और इसमें सभी अफसरों, कार्मिकों व आने वाले कैंडिडेट्स के लिए कलर कोडेड आई कार्ड पहचान पत्र व्यवस्था शीघ्र ही लागू होगी और इससे इनकी पहचान में आसानी होगी। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 41 जोन तय, यहीं कर सकेंगे कारोबार। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक का समय। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। चंडीगढ़ में अब जगह जगह स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी फाड़ी वाले नजर नहीं आएंगे। इससे बाजारों में आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम ने रेहड़ी फड़ी वालों के लिए 41 जोन निर्धारित किए हैं जहां वे अपना कारोबार कर सकेंगे। इन जोन में वेंडर्स और ग्राहकों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वेंडर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक इन निर्धारित स्थानों पर कारोबार कर सकेंगे। उनकी सुरक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। पंजाब में अटके 3 रेलवे प्रोजेक्ट बनाएगी केंद्र सरकार, खुद वहन करेगी अधिग्रहण का पूरा खर्चा। चंडीगढ़ राजपुरा लाइन के लिए 100 करोड़ रुपए। पंजाब में जमीन अधिग्रहण में देरी और राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध न करवाए जाने के कारण वर्षों से अटके 3 बड़े रेल प्रोजेक्ट अब केंद्र सरकार अपने स्तर पर पूरा करेगी। केंद्रीय रेल मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी है। रेल मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने से लेकर निर्माण कार्य तक का पूरा खर्चा केंद्र सरकार ही उठाएगी और इन प्रोजेक्ट्स को रणनीतिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए केंद्र ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा बठिंडा राजपुरा रेल रूट पर ट्रेनों की अधिकतम गति सीमा बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है और इससे इस मार्ग पर रेल संचालन पहले से अधिक तेज और सुविधाजनक हो सकेगा। आज का सुविचार, दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज आपका ध्यान है, इसे बेकार लोगों और चीजों पर केंद्रित ना करें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।